आइए पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सीरीज 2 ओनली ऑन लेट्स क्रैक लॉ बाय विवेक त्रिपाठी। जानते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 की कंडीशंस वायलेट करने पे उसका इफेक्ट क्या होगा। साथ ही साथ सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 11 एंड 12, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8 एंड फाइनली इस लेक्चर का एंड करेंगे ये समझते हुए कि व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और इसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 पढ़ते हैं और इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार रिकैप ले लें कि व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज एज पर सेक्शन 5। तो हम देख सकते हैं कि पहली कंडीशन होती है मोनोगैमी, सेकंड कंडीशन होती है कंसेंट एंड साउंड माइंड, थर्ड कंडीशन होती है एज ऑफ पार्टीज, फोर्थ कंडीशन होती है अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड फिफ्थ कंडीशन इज अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज मोनोगैमी। मोनोगैमी बेसिकली प्रोहिबिट करता है दूसरी मैरिज करने के लिए अगर आपका एक स्पाउस पहले से लिविंग है, अलाइव है। दैट मीन्स आपने फर्स्ट स्पाउस को डाइवोर्स नहीं दिया है, ना ही उसकी डेथ हुई है, और इस ये दोनों काम ना करने के बावजूद भी आप दूसरी शादी कर लेते हैं। सो इट रीड्स नाइदर पार्टी शुड हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मैरिज सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी और साथ ही साथ पनिशमेंट भी मिलेगी बाइगैमी की, जो कि सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है। इसे हम रीड करेंगे सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। और बाइगैमी की सजा है मैक्सिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द फाइन। अब क्वेश्चन ये है कि ये कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, बाइगैमी का ऑफेंस कौन लगा सकता है एक्यूज पर्सन पे। तो ये ऑफेंस बाइगैमी का सेकेंड स्पाउस लगा सकता है, बिकॉज सेकेंड स्पाउस की मैरिज नल एंड वॉइड है, तो उसके पास एक ही रिकोर्स का ऑप्शन बचता है, वो बचता है बाय फाइलिंग द कंप्लेन ऑफ बाइगैमी अगेंस्ट द पर्सन हु मैरिड हर इंस्टेड ऑफ हैविंग फर्स्ट वाइफ। इसी के साथ हम मूव करते हैं सेकेंड कंडीशन, जो कि बात करती है वैलिड कंसेंट और साउंड माइंड की। तो जनरली वैलिड कंसेंट तभी मायने रखती है जब दोनों पार्टीज साउंड माइंड हो और अपनी कंसेंट दे रहे हो और वो दोनों किसी भी प्रकार की अनफिटनेस से ना उन पे हो, उन दोनों में कोई अनफिटनेस ना हो, वो कोई डिजीज से सफ़र ना कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंसी से सफ़र ना कर रहे हो, तभी मानी जाएगी कि उन्होंने जो कंसेंट दी है वो वैलिड कंसेंट है। तो आप ये सेक्शन की कंडीशंस देख सकते हैं कि कहाँ पे कंसेंट अगर आपने दी बट वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो वो 3 पार्ट्स हैं। पहला तो ये है कि आप कंसर्न नहीं देने में इनकेपेबल हो जस्ट बिकॉज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। सेकंड है, अगर आप कंसेंट दे भी पा रहे हो बट यू आर अनफिट फॉर द मैरिज और and also you are suffering from any kind of issues, let's suppose impotency मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकती है। तो यहाँ पे भी जो आपने कंसेंट दी है वो भी इनवैलिड मानी जाएगी। और थर्ड एक ऐसी जगह है कि अगर सामने वाला पर्सन बार बार इनसैनिटी के अटैक्स उसको आ रहे हैं तो वहाँ पे भी उस पर्सन की कंसेंट भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने इनमें से कोई भी कंडीशन को फॉलो किया या फॉल हो रही है तो ये मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी एज पर सेक्शन 12(1)(b)। यानी वैलिड कंसर्न विद साउंड माइंड अगर नहीं है तो मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइडेबल। थर्ड कंडीशन है एज ऑफ पार्टीज। सो एज वी ऑलरेडी नो कि ब्राइड ग्रूम के लिए एज प्रेस्क्राइब्ड है 21 ईयर्स एंड ब्राइड के लिए प्रेस्क्राइब्ड है 18 ईयर्स। अगर ये कंडीशन को हम फॉलो नहीं करते हैं तो इसका कॉन्ट्रावेंशन ये होगा कि मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइडेबल। और ये मैरिज वॉइडेबल बनी है आफ्टर द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट केम इन 2006।
उस एक्ट को आने के बाद ही एज ऑफ पार्टीज को भी वजह से अगर वो फॉलो नहीं किया जाता है तो मैरिज को हम वॉइडेबल डिक्लेयर करते हैं। और साथ ही साथ इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 18A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कहा गया है कि जो भी पर्सन, जो भी लोग फैमिली में या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ऐसी शादी कराने के लिए या करवा रहे हैं जहाँ पे ब्राइड ग्रूम या ब्राइड की एज लेस देन 21 या 18 ईयर्स है, देन इन दैट केस उन सभी लोगों पे ये ऑफेंस लगेगा और उन सभी को पनिशमेंट मिलेगी 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ फाइन लगेगा 1 लाख टू एवरी पर्सन हु इज प्रोक्योरिंग सच मैरिज। और ये अमेंडमेंट लाया गया है 2007 में। सो एज ऑफ पार्टीज का कॉन्ट्रवेंशन होने पे अगेन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो मैरिज को वॉइडेबल बनाता है एज पर सेक्शन 12। फोर्थ कंडीशन हमारी बात करती है अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि कौन से ऐसे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हैं जिनमें द पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू मैरी। तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड ड्यूटिंग ब्लड रिलेशनशिप्स को भी, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप्स को भी, साथ ही साथ अडॉप्शन से जुड़े हुए रिलेशनशिप्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। और इन रिलेशंस में मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड। साथ ही साथ इसका इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ये है कि अगर आपने ऐसी मैरिजेस की जो कि प्रोहिबिटेड है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो आपकी वो मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एंड अलॉन्ग विद दैट there is also punishment under section 18 of HMA 1955, which can be simple imprisonment up to 1 month or fine up to ₹1,000 for both. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर किसी फैमिली में ऐसा कोई ट्रेडिशन या कस्टम है जहाँ पे प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिजेस होती आ रही हैं और कोई ब्रेकेज नहीं है, तो ऐसी मैरिजेस को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और ये इस कॉन्ट्रावेंशन का एक्सेप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि बात करता है अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप हमने पहले भी समझ लिया कि जहाँ पे दो पार्टीज का कोई कॉमन लीनियर एंसेस्टर है। जनरली सपिंडा रिलेशनशिप अवॉइड हमको करना होता है 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड एंड 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो इंडिविजुअल है वो फर्स्ट जनरेशन काउंट होता है और फादर साइड से 4 जनरेशन आप और काउंट करेंगे, दैट मीन्स टोटल 5 जनरेशन फ्रॉम दी फादर साइड। और जब आप मदर साइड से काउंट करेंगे तो इंडिविजुअल खुद को फर्स्ट जनरेशन काउंट करेगा, मदर को सेकेंड जनरेशन और मदर्स फादर को थर्ड जनरेशन काउंट करेगा। दैट मीन्स वी कैन से कि इंडिविजुअल को मैरिज 5 जनरेशन तक फादर साइड से किसी भी रिलेटेड पर्सन से नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ 3 जनरेशन फ्रॉम दी मदर साइड किसी भी रिलेटेड पर्सन से शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज दे विल बी फॉलोइंग इन सपिंडा रिलेशनशिप। और अगर ऐसा होता है तो देयर मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। साथ ही साथ सेम वही पनिशमेंट जो कि अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में थी, वही सेम पनिशमेंट यहाँ पे भी है जो सेक्शन 18 प्रिस्क्राइब करता है कि दैट देयर कैन बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month और फाइन अप टू ₹1,000 और बोथ। यहाँ पे भी एक्सेप्शन लाई करता है अगर किसी की फैमिली में ऐसा कोई कस्टम या यूजेज है जो सपिंडा मैरिजेस अलाउ करता है, तो वहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन बन जाएगा और ऐसी मैरिजेस को भी हम वैलिड कह सकते हैं। जिनके घरों में कस्टम या यूजेज ऐसा नहीं है वो गवर्न होंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और वो उनको अवॉइड करना ही पड़ेगा 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड एंड 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी हमने पढ़ा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हमने पढ़ा था एज ऑफ पार्टीज के केस में और सिंपल इम्प्रिजनमेंट हमने पढ़ा अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप में। तो अगर आप यहाँ पे देख सके इस स्लाइड पे, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऐसी इम्प्रिजनमेंट है जिसमें हम डिटेंशन के साथ साथ सामने वाले अक्यूज पर्सन को हार्ड लेबर भी देते हैं। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है डिटेंशन में, जिसमें हम लेबर इम्पोज नहीं करते। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट माइनर क्राइम्स के लिए होता है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट
जनरली सीवियर या हार्श क्राइम्स के लिए होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि व्हाट इज वॉइडेबल मैरिज एंड व्हाट इज वॉइड मैरिज। तो वॉइड मैरिज के लिए अगर हम सेक्शन 5 के रिस्पेक्ट में बात करें तो सेक्शन 5 की कंडीशन नंबर 1 जो कि मोनोगैमी है, कंडीशन नंबर 4 जो कि है अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, और कंडीशन नंबर 5 जो है अवॉइडेंस ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप। इन 3 कंडीशन का वायलेशन मैरिज को वॉइड बनाता है। और वहीं सेक्शन 5 की कंडीशन 2 जो कि बात करती है कंसेंट एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, एंड कंडीशन नंबर 3 जो बात करती है एज ऑफ पार्टीज, अगर हम इसको कॉन्ट्रावीन करते हैं, इसका वायलेशन करते हैं, तो ये मैरिज को वॉइडेबल बनाती है एज पर सेक्शन 12 ऑफ HMA। लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस शुरुआत से ही नल होती हैं, उसको शुरुआत से ही वॉइड आप इनिशियो बोला जाता है, यानी लॉ उस मैरिज को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रिकग्नाइज ही नहीं करती। बट वहीं वॉइडेबल मैरिज की बात करें तो ये एक परफेक्ट मैरिज की तरह लगती है, और जब तक कोर्ट के पास आप कंप्लेन जाके नहीं करोगे और कोर्ट को वो ग्राउंड फीसिबल नहीं लगते, तब तक कोर्ट उस वॉइडेबल मैरिज को कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है। यानी वॉइडेबल मैरिज वैलिड मैरिज की तरह होती है until and unless it is annulled by the decree of nullity by the court। वॉइड मैरिज हमने ग्राउंड सभी समझे कि वॉइड मैरिजेस के ग्राउंड है कंडीशन नंबर 1, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5 जो कि बात करता है मोनोगैमी, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड सपेंडा रिलेशनशिप। वहीं अगर वॉइडेबल मैरिज की बात करें तो इसका एम्बिट थोड़ा वाइडर है एज कंपेयर टू वॉइड मैरिज। वॉइडेबल मैरिज आपकी हो सकती है इम्पोर्टेंसी के बिहाफ पे, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बिहाफ पे भी हम मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी पार्टी की आइदर ऑफ पार्टी की कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स या फ्रॉड तो भी मैरिज वॉइडेबल है। अगर प्री मैरिज प्रेगनेंसी है वाइफ की तो वो भी मैरिज को वॉइडेबल बनाती है। और साथ ही साथ एज ऑफ पार्टीज जो कि चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2006 के बाद एज ऑफ पार्टीज को भी एज अ ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज बताया गया है। और अगर हम आगे पढ़ें तो वॉइड मैरिजेस में पार्टीज जो हैं वो रीमैरी कर सकती हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, क्योंकि वो मैरिज कोर्ट रिकग्नाइज ही नहीं करता, वो मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे दोनों पार्टीज फ्री हैं, वो रीमैरी कर सकती हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बट वही वॉइडेबल मैरिज की बात करें तो कोर्ट इस मैरिज को एक परफेक्ट वैलिड मैरिज मानती है, और इसमें अगर आइदर पार्टी को रीमैरी करना है, शादी वापस करनी है किसी और से, तो उन्हें कोर्ट के पास जाके नलिटी की डिक्री लेनी पड़ेगी, नलिटी का ऑर्डर लेना पड़ेगा, अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन रीमैरी। बाकी कंडीशंस के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वापस इसे अच्छे से सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं विद बेसिस। Now let's move to section 7 which talks about ceremonies of Hindu marriage या ceremonies for a Hindu marriage। So हिंदू मैरिजेस में बहुत सारी सेरेमनीज हैं, आपको पता है। एक सप्तपदी का कंसेप्ट है, 7 फेरे का, दैट मीन्स टेकिंग 7 राउंड्स अराउंड द फायर। एक कन्यादान का कंसेप्ट है, और साथ ही साथ ये सेक्शन 7 ये भी बताता है कि मैरिज के टाइम पे आइदर ग्रूम साइड की या आइदर ब्राइड साइड की किसी भी एक साइड की रिचुअल अगर फॉलो हो रही है तो मैरिज कंप्लीट मानी जाएगी। और सेक्शन 7 ये भी बताता है कि अगर आपने सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस फुलफिल करी हैं तो भले ही सेक्शन 7 की कोई सेरेमनी फुलफिल ना भी की हो तो भी वो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी, मैरिज वैलिड रहेगी अगर सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस फुलफिल है। लेट्स मूव टू सेक्शन 8 which talks about registration of Hindu marriage। सो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स बनाता रहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो मैरिज इनवैलिड होगी या वॉइड होगी। मैरिज विल स्टिल बी वैलिड इफ ऑल दी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5 आर फुलफिल्ड। इसका लैंडमार्क जजमेंट आप रिसर्च करिए, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पे जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सो बेसिकली कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है? कॉन्जुगल राइट्स जब आप मैट्रिमोनियल
पेयर्स की बात करते हैं तो कंपेनियनशिप एंड ऑल्सो वी कैन से टॉक अबाउट द मैरिटल इंटरकोर्स, दो चीज़ों का ये पार्ट बनता है ये कॉन्जुगल राइट्स। और रेस्टिट्यूशन का एक और हम मीनिंग अगर समझे तो रीस्टोर करने की बात होती है। इसको आगे पढ़ने से पहले एक बार हम इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। वो 4 कंडीशंस ऐसी क्या है कि जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंपेल कर सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि भाई तुम वापस आओ, मेरी सोसाइटी में वापस रहो एंड लेट्स अगेन फॉलो आवर ड्यूटीज, जो भी हमारी ड्यूटीज है। तो इन कंडीशन को पढ़ने से पहले लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। वाइफ हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है बिना किसी रीजन के। तो अब हस्बैंड कोर्ट के पास सेक्शन 9 की कंप्लेन लेके जाता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है दैट योर लॉर्डशिप और योर लेडीशिप प्लीज़ आप मेरी वाइफ को ऑर्डर दीजिए कि वो वापस आए अपनी मैट्रिमोनियल होम पे और अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ को निभाए। वो आके मेरी सोसाइटी में वापस रहे एंड वो बिना किसी ग्राउंड के मेरा घर या मेरी सोसाइटी छोड़ के गई है। और अगर कोर्ट को लगता है कि देयर आर नो ग्राउंड्स कि वो पिटिशनर की पिटिशन को रिजेक्ट करे, तो कोर्ट ये डिक्री को ग्रांट कर देता है और आइदर ऑफ द स्पाउस जिसने भी सोसाइटी को विड्रॉ किया है विदाउट एनी रीजन परमानेंटली, उसको ऑर्डर देता है कि दैट यू गो बैक टू योर मैट्रिमोनियल होम। नाउ लेट अस सी ऑल द 4 कंडीशंस ऑफ सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 की पहली कंडीशन कहती है कि द रिस्पोंडेंट, अब रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ भी हो सकता है, हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर। तो हमने पहले ये समझ लिया कि पिटिशनर वो व्यक्ति है जो पिटिशन फाइल कर रहा है या कंप्लेंट फाइल कर रहा है, और जिसके अगेंस्ट फाइल कर रहा है उसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, या तो हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है या तो वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि टेम्परेरी मनमुटाव कि भैया 4 दिन के लिए हम कहीं और चले गए, ऐसा नहीं। परमानेंटली सामने वाले व्यक्ति ने आपकी सोसाइटी छोड़ दी हो। सेकेंड कंडीशन ये ज़रूरी है सेक्शन 9 में कि आप ये प्रूव कर पाएँ या पिटिशनर ये प्रूव कर पाए कि ऑपोजिट पार्टी ने या रिस्पोंडेंट ने बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दिए आपका सोसाइटी, आपका या उसका मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया है। थर्डली, अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि जो भी स्टेटमेंट्स पिटिशन में दी गई हैं पिटिशनर के द्वारा वो ट्रू है, और साथ ही साथ कोर्ट को ये भी लगता है कि कोई और ग्राउंड नहीं है कि मैं पिटिशनर को मना करूं या डिनाई करूं और ये रिलीफ ग्रांट ना करूं, देन कोर्ट ग्रांट कर देता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और साथ ही साथ ऑपोजिट पार्टी को जिसने सोसाइटी को विड्रॉ किया है उसको ऑर्डर करता है कि दैट यू गो एंड फुलफिल योर मैट्रिमोनियल ड्यूटीज, फुलफिल योर मैरिटल ऑब्लिगेशंस एंड गो बैक टू योर मैट्रिमोनियल होम। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।